चलिए बेटा, यूनिट 5 चैप्टर 18 आपका शुरुआत हो रहा है यहाँ पर। दिस इज द इवोल्यूशन, विकास जिसे आप कहते हैं। इस चैप्टर में कई बातें आपको समझनी है कि हमारी यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है, हमारी जो अर्थ है इसकी ओरिजिन कैसे हुई, अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, और ह्यूमन का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। इन सब बातों के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। इवोल्यूशन हो रहा है, इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं, इसके सबूत क्या हैं, इवोल्यूशन की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, लेमार्क की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी, ह्यूगो डेवरिस की थ्योरी, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। इन सारी बातों के बारे में अगले 4 लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, लेकिन लाइफ की ओरिजिन के पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और साथ ही कुछ बेसिक बातें आपको बताई जाएंगी इवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इवोल्यूशन। मतलब चैप्टर आप पढ़ रहे, इवोल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और बहुत ही आसान है। इवोल्यूशन इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। धरती पर जीवन की कहानी ही इवोल्यूशन है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमारे विकास की जो कहानी है, हमारे जीवन की जो कहानी है, यही इवोल्यूशन है। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यही इवोल्यूशन। धरती पर जीवन की कहानी ही इवोल्यूशन। तो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड इवोल्यूशन। अच्छा, अब सबसे पहली चीज हमें एक बात ये समझनी है कि इस समय हमारे सराउंडिंग में जो चीजें मौजूद हैं, आज जहां पे आप बैठे हुए हैं, आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें, फैन लगे हुए हैं, लाइट्स आपको नजर आ रही, एसी दिखाई दे रहा, बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, पेन हो गए, बोर्ड हो गए, सब आपको दिखाई दे रहा है। और क्या ये सब आपके आसपास मौजूद हैं? आपसे कोई पूछा जाए कि क्या ये फैन आपके आसपास मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? मौजूद है, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि रात में आप सितारों की तरफ देखते हैं, स्टार, आपको सितारे दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, ठीक है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये सितारे इस समय हैं आकाश में, तो नहीं है। तो सोचें दिखाई कैसे दे रहे हैं, मतलब जो चीज है नहीं वो दिखाई कैसे दे रही। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा फिजिक्स में, थोड़ा बायो में चलिए देखते हैं। मतलब जो सितारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं ही नहीं, तो दिखाई कैसे दे रहे हैं? ये देखिए, ये है स्टार, और हम हैं यहां पर, ये हमारी अर्थ, ठीक है। हम यहां पे अर्थ पर हैं, और ये एक सितारा है। स्टार लाइट को इमिट करता है, और ये सितारा हमसे बहुत दूर है, ठीक है। स्टार और अर्थ के बीच की जो दूरी है, दिस इज ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर। मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर। मिलियन आप जानते हैं 10 टू पावर 6, बिलियन 10 टू पावर 9, ट्रिलियन 10 टू पावर 12। मतलब अरब नहीं, खरबों किलोमीटर दूर ये सितारा है। अच्छा, आप जानते हैं लाइट की एक स्पीड होती है 3 × 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ये लाइट चलेगी यहां से, और हमारी अर्थ तक आएगी कितने दिन में? मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर। मतलब इस सितारे की लाइट हम तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे, और हर चीज की एक उम्र होती है। तो मैं मान लेता हूं कि इस सितारे की जो उम्र है, ठीक है, दिस इज 50,000 ईयर्स। 50,000 साल इसकी जिंदगी है,
सितारे की, धरती की भी एक उम्र है, पता आपको? सूरज की भी एक उम्र है, तो सितारे की भी एक उम्र है। 50,000 साल मैंने मान लिया। तो इस सितारे ने, मान लीजिए आज ये सितारा पैदा हुआ और इसने अपनी लाइट को इमिट किया। इसकी जो लाइट है उसने अपनी जर्नी शुरू की और ये लाइट हम तक पहुंची, मान लेते मिलियंस ऑफ ईयर, का मतलब 1,00,000 साल। एक 1,00,000 साल में इसकी लाइट हम तक पहुंच पाई। तो जब इस लाइट को हम देखेंगे तब स्टार रहेगा? नहीं है ना। ये तो जब लाइट पहुंची उसके 50,000 साल पहले खत्म हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो इसका मतलब आज जो भी सितारे आपको आसमान में दिखाई दे रहे हैं ये है ही नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। और जब इनकी लाइट दिखाई देगी तब हम नहीं रहेंगे। नहीं, मतलब बहुत अजीब बात है ना, कि जब सितारा था तो हम नहीं थे, आज सितारे की लाइट है, सितारा नहीं तो हम हैं, और जो सितारे आज है उनकी लाइट जब धरती तक आएगी तो हम नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा पहेली की तरह, लेकिन ये बात एकदम सही है कि जिन सितारों की लाइट आज हम देख पाते हैं रात में, ये सितारे एक्चुअली है ही नहीं, और जो सितारे हैं उनकी लाइट अभी हम तक पहुंची नहीं। उस लाइट को पहुंचने में लाखों साल लगेंगे, और हमारी जिंदगी तो लाखों साल की नहीं है ना, तब तक हम होंगे नहीं। अब एनसीईआरटी कह रहे हैं इस बात को ऐसे समझिए कि जब आप सितारों को देखते हैं तो इसका मतलब है आप पास्ट टाइम में देख रहे हैं। इस सितारे की लाइट आपने देखी, इसका मतलब आप 50,000 साल पीछे चले गए। तो किसी टाइम मशीन की जरूरत नहीं आपको पास्ट में जाना है तो सितारों की तरफ देखना है। केवल सितारों को देखेंगे। जब हम सितारों को देखते हैं तो इसका मतलब हम अपने पास्ट को देख रहे होते हैं। तो एनसीईआरटी इस टर्म का यूज करा, पीपिंग इन द पास्ट। व्हेन वी सी स्टार्स वी आर पीपिंग इन द पास्ट। जब हम सितारों को देखते हैं तो हम एक्चुअली अपने पास्ट में झांक रहे होते हैं, क्योंकि ये सितारे अब हैं ही नहीं, ये तो पिछले हजारों साल पहले खत्म हो चुके हैं। और जो सितारे हैं उनकी लाइट अभी हम तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर है, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, सितारों के बीच की जो दूरी उसे कहते हैं स्टीलर डिस्टेंस। स्टीलर डिस्टेंसेस, और स्टीलर डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ईयर से समय पे मत जाइएगा, नाम है लाइट ईयर एंड द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। बड़ी यूनिट है डिस्टेंस की लाइट ईयर। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर जो आप पढ़ते हैं यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट, उसमें आप याद भी करते हैं ना। तो फिजिक्स का क्वेश्चन है ये कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, और यहाँ पे स्टीलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर। सितारों के बीच की जो दूरी है, ग्रहों के बीच की जो दूरी है, उसे लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। ये बायो में याद करना है। अच्छा, अब हमारी अर्थ कैसे बनी, इस बात को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड या यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखते हैं जरा इस बारे में। इसके लिए थ्योरी है, एंड दिस इज नेम्ड एज बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। This theory was given by the Lemaitre. ठीक है, समझिए। बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। तो बिग का मतलब बहुत बड़ा, बैंग का मतलब विस्फोट होना। लेमेट्री कहते हैं कि आज से करीब 20 अरब साल पहले, 20 अरब समझ रहे ना, 2000 करोड़ साल पहले एक इतना बड़ा विस्फोट हुआ, इतना बड़ा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, अनइमेजिनेबल, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना बड़ा विस्फोट हुआ और हमारा यूनिवर्स बना। तो यहां से हुई ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये थ्योरी बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और ये हुआ 20 बिलियन ईयर एगो, 20 बिलियन ईयर्स एगो। इस 20 बिलियन को आप कह सकते हैं, 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब, ठीक है। 1 बिलियन का मतलब 1 अरब या 100 करोड़, तो इसी को आप कह सकते हैं 20 अरब साल पहले। और जैसा कि आप जानते हैं 1 अरब में होते हैं 100 करोड़, तो इसी को आप कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 2000 करोड़ साल पहले। ये मैं डेटा कन्वर्ट इसलिए करके बता रहा हूं ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो। 1 बिलियन, 1 अरब और 1 मिलियन 10 लाख, ये कन्वर्जन याद होने चाहिए। तो यूनिवर्स की ओरिजिन हुई 20 अरब साल पहले या 20 बिलियन ईयर एगो। बिलियन ईयर एगो को शॉर्ट में लिख सकते हैं BYA। अच्छा, अब देखिए, जब यूनिवर्स की ओरिजिन हुई तो ये एक्सपैंड करना शुरू करता है। विस्फोट की वजह से ये एक्सपैंड हुआ, और एक्सपैंड होने से टेम्परेचर कम हुआ धीरे धीरे। कोई भी चीज अगर आप एक्सपैंड करोगे तो टेम्परेचर कम होगा। यूनिवर्स expanded and temperature came down। और आप ये तो जानते हैं ना, यूनिवर्स इतना विशाल है जिसका किसी को पता ही नहीं है कि इसका साइज क्या है, इसीलिए कहते हैं यूनिवर्स अनंत है, इनफाइनाइट। किसी को इसके साइज के बारे में पता ही नहीं है। तो यूनिवर्स जब एक्सपैंड किया इस विस्फोट की वजह से, तो टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर कम होने के बाद हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस बनी। हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फॉर्म। और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, इन गैसेस के वजह से गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। तो चलिए मैं पूरी कहानी आपको दिखाता हूं कि यूनिवर्स, गैलेक्सी, अर्थ, सोलर सिस्टम, इस पूरी कहानी को हम समझते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स बना हुआ है ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। यूनिवर्स का फॉर्मेशन किससे हुआ है? गैलेक्सीज से। यूनिवर्स गैलेक्सीज से बना हुआ। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी? सेल से। वैसे यूनिवर्स की यूनिट क्या है? गैलेक्सी, आकाशगंगा। अब क्वेश्चन है कि गैलेक्सी कैसे बनी हुई? तो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है सितारों से, स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। एक गैलेक्सी के अंदर लाखों सितारे हैं और साथ ही साथ बादल है किसके? धूल के और गैसेस के। कौन सी गैसेस? हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। और अर्थ पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक। और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज्यादा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के जनरली क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन किससे हुआ? गैलेक्सीज से। और गैलेक्सी किससे बनी है? स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अच्छा,
अब ये गैलेक्सीज बहुत सारी, मतलब यूनिवर्स के अंदर ह्यूज क्लस्टर, मतलब करोड़ों गैलेक्सीज हैं। और इन्हीं में से एक गैलेक्सी का नाम मैं आपको बताता हूं, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से कहते हैं आकाश गंगा। मिल्की वे गैलेक्सी ये उन करोड़ों गैलेक्सीज में से एक है जो यूनिवर्स में है, ब्रह्मांड में। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम तो आप जानते हैं ना, सोलर सिस्टम में बीच में क्या है, सन, और सन के चारों तरफ प्लैनेट, कितने, 8 प्लैनेट, और इन्हीं 8 में से एक है अर्थ। तो इस सोलर सिस्टम के अंदर है हमारी अर्थ, और इस अर्थ के ऊपर हम एक जीव। अब जरा अंदाजा लगाइए साइज का। जो यूनिवर्स है इसका तो साइज पता ही नहीं है। एक यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स है इसके अंदर करोड़ों गैलेक्सीज, करोड़ों, यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में करोड़ों सोलर सिस्टम है। मतलब ये जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी ना, इसके अंदर करोड़ों सूरज हैं, करोड़ों, और इन्हीं में से एक सोलर सिस्टम हमारा वाला है। और इस एक सोलर सिस्टम में एक छोटी सी धरती है, और छोटी सी धरती पर हम छोटे से जीव हैं, नहीं, और फिर हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, नहीं। अब अंदाजा लगाते हैं कि यूनिवर्स के कंपैरिजन में धरती कितनी बड़ी, पहले इस बात का अंदाजा लगा लिया जाए। तो आप समझिए कि क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, और क्रिकेट के स्टेडियम में जो बॉल है, दिस इज अर्थ एंड स्टेडियम इज ए यूनिवर्स। कुछ अंदाजा लगा साइज का। और इस बॉल पे 7 अरब लोग हैं, उसमें से एक आप हैं, और आपको लगता है आप कितने बड़े हैं। तो यूनिवर्स के साइज के कंपैरिजन में अर्थ एक कण के बराबर है, कण, ओनली ए स्पेक। तो कंसिडरिंग द साइज ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ इज ऑलमोस्ट ए स्पेक। एक छोटे से कण के बराबर हमारी अगर धरती है, तो फिर अपनी औकात तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि आप कहां पे स्टे कर रहे हैं। मतलब यूनिवर्स में करोड़ों गैलेक्सीज, करोड़ों गैलेक्सीज में से हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। फिर इस मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों सोलर सिस्टम, और उसमें से हमारा सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ 8 प्लेनेट में से, और उस अर्थ पे हम रहते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, जबकि यूनिवर्स के साइज में हमारी अर्थ कहीं भी स्टे नहीं करती। ठीक, अब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो आप सभी जानते हैं कि जब धरती बनी तो उस समय ये आग का धधकता हुआ गोला थी। मतलब हमारी धरती एकदम आग की तरह थी, आग का गोला थी। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 50 डिग्री के ऊपर हम सरवाइव नहीं कर पाते, और 800 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री टेम्परेचर था जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ 4.5 अरब साल पहले। तो अर्थ की जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसका डेटा याद करना, 4.5 बिलियन ईयर एगो। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं 4.5 बिलियन ईयर एगो का मतलब है 4.5 अरब साल पहले, या 450 करोड़ साल पहले।
450 करोड़ साल पहले आज से हमारे अर्थ बने और 2000 करोड़ साल पहले यूनिवर्स बना। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जितनी भी चीजें आज आपको दिखाई देती है ना, जो चट्टाने, जो पर्वत, जो आपको मिट्टी दिखाई देती है, सब एकदम किस फॉर्म में थी? मॉल्टन फॉर्म में, गली हुई पानी की तरह। जैसे आप जानते हैं कि जो लोहा है ना, अगर इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो हमारी अर्थ थी वो किस फॉर्म में थी? मॉल्टन फॉर्म में, पूरा मेल्ट थी ये। मॉल्टन मास। हमारी पूरी अर्थ एकदम लिक्विड की तरह थी, मेल्टेड फॉर्म में था। अच्छा, अब ये मॉल्टन मास जो था, इससे कई गैसेस रिलीज हुई। इस मॉल्टन मास से कई गैसेस रिलीज हुई, जैसे वाटर वेपर, भाई पानी तो एग्जिस्ट करेगा नहीं इतने टेम्परेचर पे, वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा। अर्थ के मॉल्टन मास से सारी गैसेस रिलीज हुई, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन। ठीक है। अब जिस समय हमारी अर्थ बनी उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। आज हमारी अर्थ पर एटमॉस्फेयर है। इस एटमॉस्फेयर में आप कहते हैं कि भाई 79%, 78% नाइट्रोजन है, 20.8% ऑक्सीजन है, करीब 1% के आसपास ऑर्गन है, और 0.034% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आज तो एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ पर है, और इसी एटमॉस्फेयर के द्वारा हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जब अर्थ की ओरिजिन हुई थी उस समय अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, कोई ओजोन नहीं थी। आज ओजोन है हमारी अर्थ के ऊपर, और ये ओजोन क्या करती है? सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकती है। लेकिन जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उस समय कोई भी ओजोन लेयर नहीं थी, और ओजोन के न होने से, ये देखिए, ये है अर्थ और ये है सन। सन से जो रेडिएशन आता था सीधे अर्थ पे आता था। सन से जो रेडिएशन आता है उसमें विजिबल रेडिएशन होता है, जिसे आप लाइट कहते हो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, गामा रेज होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, है ना। और जो आज के समय में ओजोन है ये अल्ट्रावायलेट को रोक लेता है, बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर हाई एनर्जी रेडिएशन, और इनसे म्यूटेशन और कैंसर हो सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लीशन में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो जिस समय अर्थ बनी उस समय ओजोन लेयर नहीं थी। मैं लिख देता हूं, ओजोन लेयर वाज एब्सेंट। ओजोन नहीं थी तो अल्ट्रावायलेट रेड सीधे धरती पर आती थी, और धरती पर ये वाटर बना। तो क्या हुआ देखिए, वाटर वेपर, इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट करता है, इसे कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। टेम्परेचर ज्यादा है तो सब गैस फॉर्म में। अभी जो हाइड्रोजन है ये लाइट है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना? 2 है, और इसका 32, तो ये एस्केप कर जाता था। जितना भी हाइड्रोजन बनता था ये धरती से बाहर एस्केप कर जाता था, कोई एटमॉस्फेयर था नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन बाहर निकल जाती थी अर्थ से। अब बची ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है ज्यादा है, इसलिए अब जो ऑक्सीजन बची ये रिएक्शन करती थी मीथेन और अमोनिया से। मीथेन अमोनिया के साथ रिएक्शन करती थी, और रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन करती थी वाटर वेपर प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर वेपर के साथ फिर वही होता था। ये जो वाटर वेपर बना, इसका ब्रेकडाउन हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एस्केप कर गया, ऑक्सीजन फिर रिएक्शन करके फिर वाटर बनाता था। ये प्रोसेस करोड़ों साल तक चलता रहा। पानी बनता रहा, टूटता रहा, बनता रहा, टूटता रहा, और ये तब तक हुआ जब तक ओजोन लेयर नहीं बन गई। करोड़ों साल के बाद ऐसा हुआ कि अर्थ के ऊपर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और ओजोन लेयर के बनने के बाद ओजोन लेयर जब बन गई तो अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर नहीं पहुंच पाई। अब जब अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर नहीं आएंगी तो वाटर वेपर का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब मोल्टेन मॉस से जो भी वाटर वेपर निकल रही थी, ठीक है, अर्थ से जो भी वाटर वेपर निकल रही थी, ये कंडेंस होना शुरू हुई, और जब वेपर कंडेंस हुई तो क्लाउड बने, बादल, और बादल है तो बरसेंगे, ठीक है, तो बारिश हुई। और बारिश होने के बाद क्या हुआ, बारिश हुई, पानी नीचे आया, और जैसे ही मोल्टेन मॉस के ऊपर टच करा फिर से वेपर, की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, फिर वेपर बन गया, फिर बादल बने, फिर बारिश हुई। ये प्रोसेस करोड़ों साल तक चलता रहा। कोई भी गर्म बर्तन आप लीजिए और उसमें पानी की कुछ ड्रॉप्स डालिए आप, ठीक है, क्या होगा, तुरंत वेपर बन जाएगा। तो एक बर्तन को आपने गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद उससे आपने गैस से अलग कर दिया, ठीक है। अब आप उस पर पानी की बूंदें डालते रहिए, आप देखेंगे कि शुरुआत में ये सब वेपर में चेंज होती जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे बर्तन ठंडा हो जाएगा, और एक टाइम तो ऐसा आएगा जब पानी की बूंदें आप डालेंगे और वेपर में चेंज नहीं होगी। यही हुआ, करोड़ों साल तक ये लगातार चलता रहा। बादल बने, बारिश हुई, पानी जैसे अर्थ की सरफेस को टच करता था वेपर में बदल जाता था, वेपर से फिर बादल बनते थे, फिर बारिश होती थी, धीरे धीरे अर्थ ठंडी होने लगी, और इसमें करोड़ों साल लग गए। अब जब अर्थ की सरफेस ठंडी हुई, अब जो सबसे लास्ट में बारिश हुई, जब धरती पूरी तरीके से ठंडी हो गई और जब फाइनल बारिश हुई, तो उस बारिश की वजह से धरती पर जहां जहां गड्ढे थे वहां वहां पानी भर गए, और आज इन्हीं को आप कहते हैं ओशन, महासागर। तो इससे महासागरों का फॉर्मेशन है। और इसके बाद आज से करीब 4 बिलियन ईयर एगो, 4 अरब साल पहले पहली लाइफ की ओरिजिन हुई। तो हमारी अर्थ पर जो लाइफ की ओरिजिन है ये हुई 4 बिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ लाइफ, दिस इज 4 बिलियन ईयर एगो। तो 3 डेटा भी आपके पास है। ऐसे करीब 20 डेटा मैं आपको दूंगा इस चैप्टर में और एनसीईआरटी के। पहला डेटा कौन सा है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो, origin of Earth 4.5 billion year ago and origin of life 4 billion year ago। अब लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, इसकी कई थ्योरीज हैं कि जीवन कैसे आया इस धरती पर। कई थ्योरीज हैं, 6 थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में 2-3 थ्योरी का जिक्र किया गया है, लेकिन मैं आपको 6 थ्योरी पढ़ाऊंगा जो आपसे पूछी जाती। इनमें से कुछ थ्योरी सही है, कुछ गलत हैं, कुछ सबसे एडवांस हैं। इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सीज कैसे बनती हैं, सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, और अब हम ये जानेंगे कि अर्थ पर लाइफ कैसे आई। ये आज हम सीखने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस धरती पर जीवन का विकास कैसे हुआ, इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन दोनों चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कहानी पूरी मैंने आपको बताई है, इसे एक बार आप टिक कर लेंगे।
तो लाइफ की ओरिजिन को समझाने के लिए कई थ्योरीज है, 6 थ्योरी में आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो थ्योरी है, दिस इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये जो थ्योरी है ये हमें बताती है सुपर नेचुरल पावर के बारे में, जिसे आप गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, जो भी आपके धर्म में बताया गया उसका एक नाम रख दिया गया। तो एक धार्मिक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, विशिष्टवाद का सिद्धांत। ये थ्योरी आपको बताती कि जो अर्थ है, जो यूनिवर्स है, जो स्पीसीज है, इनका फॉर्मेशन एक सुपरनेचुरल पावर ने किया। तो धार्मिक मान्यता अलग है, यहां पर हम साइंटिफिक वे में बात कर रहे हैं। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय द फादर सोरेस। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने अपनी जो बातें बताई उनको 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। तो 3 कॉन्टेशंस, ठीक है। There are 3 connotation. Connotation means मतलब, इनकी जो बातें बताई गई उनके 3 मतलब निकाले गए। 3 connotation। पहली बात इन्होंने कही कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, इन्हें इसी तरह से क्रिएट किया गया था जैसी आज नजर आ रही। ऑल द species created as such। इन्होंने कहा जितनी जातियां आज आपको दिखाई दे रही इन्हें इसी तरीके से बनाया गया था। अब आज के समय में देखिए, तो जैसे अपनी ही बात कर लेते हैं, आज जैसे हम दिखाई दे रहे हैं क्या हम ऐसे ही बने थे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। आज जैसे हम दिखाई दे रहे हैं हम ऐसे नहीं बने थे। आप जानते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो उनकी तरह तो आज हम नहीं है ना। मतलब ये बात सही नहीं है कि जो चीज जैसे क्रिएट की गई थी वैसी हमेशा रहेगी। इस थ्योरी में कहा गया कि जो जैसा बना दिया गया हमेशा वैसा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वज बदलते रहे। रामापिथेकस, उससे पहले था ड्रायोपिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन एंड देन मॉडर्न होमो सैपियंस। मतलब हम लगातार विकसित हो रहे हैं। कोई भी स्पीसीज कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार इवॉल्व हो रही है। जबकि इस थ्योरी में कहा गया हर जाति को वैसे ही क्रिएट किया गया है और ये हमेशा वैसी ही रहेगी, जबकि ये सही बात नहीं है, ये बात गलत। दूसरी बात, सेकंड कॉन्टेशन। दूसरा कॉन्टेशन ये बताया गया कि डाइवर्सिटी विल ऑलवेज बी सेम। दूसरा कॉन्टेशन इन्होंने कहा कि भाई जो विविधता है, डाइवर्सिटी, वो हमेशा एक जैसी रहेगी। तो आप मुझे बताइए इस समय हमारे अर्थ पर कितनी डाइवर्सिटी? 1.7 to 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। हमेशा इतनी ही डाइवर्सिटी थी और हमेशा ऐसे ही रहेगी? इन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा, कि डाइवर्सिटी जितना उस पावर ने बनाया उतना ही पहले था, उतना ही आज है और उतना ही फ्यूचर में रहेगा। तो फिर इनसे पूछा गया ये बताइए कि पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। डोडो फ्रॉम द मॉरिशस, क्वेगा फ्रॉम द अफ्रीका, थैलेसिन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, स्टीलर सी काउ फ्रॉम द रसिया एंड बाली, जावा एंड कैस्पियन आर द सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। कहाँ गई? आपने तो कहा था कि डाइवर्सिटी हमेशा सेम रहेगी, तो ये विलुप्त क्यों हो गई? डायनासोर फिर कहाँ गया बताइए? आपने तो कहा कि डाइवर्सिटी जो एक बार बना दी गई वही रहेगी,
नहीं, डाइवर्सिटी हर रोज बदलती, हर क्षण, हर दिन करीब 50 नई जातियां बनती हर दिन इस धरती पर, और बहुत सारी खत्म भी होती। मतलब डाइवर्सिटी हमेशा वैसी ही नहीं रहनी। हमारी एक्टिविटीज की वजह से डाइवर्सिटी खत्म हो रही है। जानते हैं आप इस बारे में? अभी एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसमें डेटा बताऊं, वही का डेटा है जो मैंने यूज किया कि पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां खत्म हुई, पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां खत्म हुई। तो आपने तो कहा था कि डाइवर्सिटी सेम रहेगी, तो ये खत्म क्यों हो रही है? ये भी गलत। तीसरा, ये तो आप गलत बता दोगे इसको, अर्थ इज 4000 years old। अभी अभी आपने पढ़ा, अर्थ इज 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। अर्थ 4000 नहीं, 450 करोड़ साल पुरानी। तो तीनों कॉन्टेशन गलत इस थ्योरी के। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी में जो 3 बातें सोरेस ने बताई, तीनों बातें गलत है। 19th सेंचुरी में इन्हें चैलेंज कर दिया गया, इन द 19th सेंचुरी, क्योंकि 19th सेंचुरी से पहले कोई उंगली नहीं उठा सकता था। जो भी उंगली उठाता था उसे फांसी दे दी जाती है ना। तब समाज ऐसा था, तब राजाओं का, महाराजाओं का वक्त हुआ करता था। उसने कह दिया कि फांसी पे चढ़ा दो, कोई नियम कानून नहीं, फिर फांसी दे ही दी जानी। एक आप लोगों के सिलेबस में हुआ करता था ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, है ना। तो वही कहानी कि मतलब कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता था। राजा ने कह दिया कि मुजरिम है तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया, और 2-4 चापलूस होते थे, उनसे पूछ लेता था कि भाई क्या करना है ना। तो जैसे 17th सेंचुरी तक क्या माना जाता था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और सूरज उसका चक्कर लगा रही। अब जिसने पहली बार ये बात बताई ना कि नहीं, सन सेंटर में और अर्थ उसका चक्कर लगा रही, उसको फांसी दे दी गई। जानते होंगे इस बारे में आप, है ना। तो मतलब सही बात बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए थी, क्योंकि उस समय लोग इतना ज्यादा अवेयर नहीं थे। और जब बात धर्म पे आती है ना, तो लोग मारने और मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। तो अब चूंकि अर्थ पे हम रहते हैं, उसकी पूजा करते थे लोग, और जब ये कहा गया कि ये सूरज का चक्कर लगाती है, तो लोगों को लगा ये कैसे पॉसिबल है ना। लेकिन बातें आज वही सब सही साबित हो चुकी हैं। तो ये तीनों बातें गलत साबित हुई, जबकि लंबे समय तक इन्हें सही माना जाता रहा। 19th सेंचुरी में इन्हें चैलेंज किया गया और तीनों बातें गलत साबित हुई। तो पहली थ्योरी खत्म, दूसरी थ्योरी पे चलते हैं। दूसरी थ्योरी है पैनिस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया। ये थ्योरी कुछ वैसा ही एलियन की तरह का है ना, जिसके बारे में एक्चुअली हमें पता नहीं कि है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि एलियन है या नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे? कुछ लोगों का जवाब होगा कि हाँ, कुछ लोगों का जवाब होगा नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कोई सबूत इस बात के नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में मूवीज बहुत बन गई है ना, इस टॉपिक को लेके, एलियन को लेके, और इसी वजह से हम जानते हैं केवल। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से एलियन को हम जानते हैं, बस, और कोई कारण नहीं। और किसी ने रिसर्च तो किया नहीं अभी इस बारे में, तो वहीं से ये वर्ड फेमस हो गया। ठीक है, तो ये कुछ उसी तरह की थ्योरी पैनिस्पर्मिया। क्या कहा जाता है इस थ्योरी में? इसमें कहा गया कि यूनिट ऑफ लाइफ, आप बताइए मुझे, यूनिट ऑफ लाइफ सेल, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। पूरा यूनिट ही पढ़ लिया, ये चैप्टर ही पढ़ लिया ना। अब इस थ्योरी में कहा गया यूनिट ऑफ लाइफ आर स्पोर्स। ये थ्योरी कहती है कि जो जीवन का आधार है वो स्पोर है, और ये स्पोर किसी एक प्लेनेट पर बने और वहां से अलग अलग प्लेनेट पर चले गए, और जिन अलग अलग प्लेनेट पर ये गए उनमें से अर्थ भी एक प्लेनेट थी। अर्थ पर स्पोर आ गया और यहाँ पर जीवन आ गया। तो इनसे पूछा गया, भाई ये बताइए
कि जब अर्थ पर स्पोर आए तो कई दूसरे प्लेनेट पर भी स्पोर गए ना। ये दूसरे प्लेनेट कौन से हैं? क्योंकि अभी तक हमारे यूनिवर्स में अर्थ के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर जीवन के सबूत नहीं मिले हैं। और दूसरी बात कि जिस प्लेनेट से स्पोर आए उस प्लेनेट पे तो लाइफ होनी चाहिए ना। तो किस प्लेनेट से स्पोर आए और केवल अर्थ पर ही आया, कहीं दूसरी जगह भी गई, इन बात का कोई सबूत नहीं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स के लिए सबसे फेवरेट आइडिया है, सबसे फेवरेट थ्योरी एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स हिंदी में कहते हैं खगोल शास्त्री, खगोल विज्ञानी। जो साइंटिस्ट प्लेनेट के ऊपर रिसर्च करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। तो एस्ट्रोनॉमर के लिए ये थ्योरी सबसे फेवरेट है, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, आल्सो नेम्ड एज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मतलब लाइफ की जो ओरिजिन है वो अर्थ पर नहीं हुई, वो कहीं और जगह पर हुई और वहां से स्पोर आया अर्थ के ऊपर और अर्थ पर जीवन की शुरुआत हो गई। एक जहां से स्पोर आए वहां भी तो जीवन होना चाहिए। तो कोई दूसरा ग्रह ऐसा नहीं है जहां पर जीवन के कोई हमें सबूत मिले हों। इसका मतलब इस थ्योरी को ना तो हम बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते हो ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ हो और फ्यूचर में हो सकता है हमें कोई ऐसा ग्रह मिले जहां पर जीवन हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगली थ्योरी पर। दिस इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या फिर दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज एबायोजेनेसिस थ्योरी। थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः स्पॉन्टेनियस अपने आप। इस थ्योरी में कहा गया जीवन अपने आप आ जाता है। कैसे? सड़ी गली चीजों से। मतलब जीवन अपने आप सड़ी गली चीजों से आ जाता है। तो लाइफ originated from decaying and rotting matter. Decaying and rotting matter. Decaying and rotting का मतलब सड़ी गली चीजों से। इस थ्योरी में कहा गया कि जो जीवन है वो सड़ी गली चीजों से अपने आप पैदा हो जाता है और बाकायदा रेसिपी बताई गई कि कैसे, है ना। ये जो थ्योरी है दी गई हेलमोंट के द्वारा, उन्होंने थ्योरी में रेसिपी बताई कि कैसे होगा। और गांव में आज भी फेवरेट आइडिया है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन गांव में मानी जाती। ठीक है, कैसे समझते हैं इस बात को? हेलमोंट ने कहा कि गोबर में दही डाल दिए तो बिच्छू पैदा हो जाएंगे। तो रेसिपी बता रहे हैं कि देखिए गोबर सड़ी गली चीज है, दही भी सड़ी हुई चीज है। दही सड़ी हुई चीज है, फर्मेंटेड है, वो सड़ी हुई है, खाते हैं अलग बात है। ठीक है, तो दोनों नॉन लिविंग है और फिर दोनों को मिला दे तो लिविंग आ जाएगा, बिच्छू पैदा हो जाएगा। पसीने से भीगी हुई शर्ट को भूसे में रखने से चूहे पैदा हो जाएंगे। ये सब थ्योरीज है, पता है आपको, इसके सपोर्ट में स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और गांव में लोग आज भी मानते हैं कि नाली में, देखना है कि नाली में कीड़े पैदा हो जाते हैं गंदगी की वजह से। ये आज तक माना जाता है, जो सही नहीं है। बाल में गंदगी होगी तो जुएं पैदा हो जाएंगे। सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज से नहाना कम कर दिया, कि गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सर ने अच्छी बात बताई कि गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, गंदगी से बीमारियां होती हैं बहुत सारी, ठीक है, लेकिन बाल में गंदगी होगी तो उससे जुएं अपने आप नहीं पैदा होंगे, पड़ोसी से ट्रांसफर होंगे। तो ऐसे पड़ोसियों से अवेयर रहना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर में गंदगी हुई तो जुएं अपने आप पैदा हो गई, यही स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और गांव में माना जाता है आज तक इस थ्योरी को, है ना। तो ये सब बातें गलत पाई गई। इस बात को 3 साइंटिस्ट ने डिसअप्रूव कर दिया। थ्योरी तो पूरी खत्म हो चुकी पूरी तरीके से,
अब ये सारी बातें गलत साबित की जा चुकी हैं कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं। तो दिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाई 3 साइंटिस्ट याद करने हैं, फ्रांसिस्को रेडी, लेज़ेरो स्प्लेंज़ोनी एंड लुइस पाश्चर। ठीक, 3 साइंटिस्ट आपको याद करने। सपोर्टर थे इस थ्योरी के हेलमोंट, और डिसअप्रूव करने का काम किया रेडी, स्प्लेंज़ोनी एंड पाश्चर। तो ये थ्योरी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मतलब ये बात अब पूरी तरीके से साबित हो चुकी है कि सड़ी गली चीजों से अपने आप जीवन नहीं आ सकता। अगली थ्योरी नंबर 4, दिस इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये कौन सी थी? एबायोजेनेसिस। ये है बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय द पाश्चर। इसी थ्योरी के द्वारा इन्होंने एबायोजेनेसिस थ्योरी को गलत ठहराया, डिसअप्रूव किया। तो पाश्चर ने एक्सपेरिमेंट किया ईस्ट के ऊपर। तो चलिए इनका जरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। लुइस पाश्चर का जो एक्सपेरिमेंट है इसे कहते हैं स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ये नाम आप पहले याद करें, स्वान नेक्ड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? एक फ्लास्क लिया, ये फ्लास्क लिया और इस फ्लास्क में इसकी जो नेक है, ठीक है, फ्लास्क की जो नेक है वो कुछ इस तरीके से रखी गई, इस तरीके से। इसमें इन्होंने कुछ सड़ी गली चीजें भर दी। दिस इज नेम्ड एज ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब है कि मीट के कुछ टुकड़े ले लिए, पानी में गर्म करके यहां भर दिए गए और ईस्ट को मार के भी यहां पर रख दिया गया, किल्ड ईस्ट। इसी ब्रॉथ के अंदर ईस्ट को मार के रख दिया गया, क्योंकि भाई ईस्ट अगर जिंदा होगा तो बडिंग करेगा और नए ईस्ट डेवलप हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा चलो इसको मार के रख दिया गया और ये सड़ी गली चीजें इसमें भर दी गई, क्योंकि इन्होंने कहा था ना कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। सड़ी गली चीजों से जीवन पैदा होता है। यहां पर कोई नई लाइफ अपीयर नहीं हुई। अब इन्होंने क्या किया, इस नेक को इन्होंने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब देखिए क्या होगा। जब इस नेक को ब्रेक कर दिया गया यहां पर, तो आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लास्क है नेक को तोड़ने से एयर में ओपन हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप तो जानते हैं कि हमारा जो एयर एटमॉस्फेयर, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और ये बैक्टीरिया यहां से एयर से अंदर आए इस ब्रॉथ में, और सड़ी गली चीजें हैं इस पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और यहाँ पर जीवन आ जाता है। तो इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर जीवन क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि यहाँ से एयर अंदर नहीं जा पाई। यहाँ से जब बैक्टीरिया एंटर करने की कोशिश करते हैं तो इसी नेक में फंसे रह जाते हैं और यहाँ ब्रॉथ तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई। जब नेक को तोड़ दिया गया तो लाइफ अपीयर हो गई। इससे ये साबित हुआ कि अगर सड़ी गली चीजों से लाइफ अपीयर होती तो यहाँ पर भी लाइफ अपीयर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई। जब नेक को तोड़ा गया तो यहाँ पर लाइफ अपीयर हुई, क्योंकि अब जो एयर है यहाँ से माइक्रो बैक्टीरिया ब्रॉथ के अंदर पहुंचे और इन्होंने यहाँ पर जीवन को शुरू कर दिया। तो पाश्चर ने क्या कहा? पाश्चर ने कहा कि ये सेंटेंस कुछ वैसा ही जैसा आप पढ़ चुके हैं, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इन्होंने कहा कि नया जीवन पुराने जीवन से आता है। अपनी बात कर लीजिए, आपका जीवन कहां से? आपके पेरेंट्स से। आपके पेरेंट का जीवन उनके पेरेंट्स। लेकिन सवाल ये नहीं था हमारा, सवाल था कि
पहली लाइफ कहां से आई, उसका जवाब ये थ्योरी नहीं दे पाती। ये थ्योरी बस आपको ये बताती है कि सड़ी गली चीजों से जीवन नहीं आ सकता है, जीवन हमेशा जीवन से ही आएगा। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जैसे विर्चो ने कहा था सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्फ। लेकिन सवाल तो हमारा ये नहीं, हमारा सवाल है ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहली लाइफ कहां से अपीयर हुई, उसका जवाब ये थ्योरी आपको नहीं दे सकती। इसका जवाब आपको देगी केमिकल थ्योरी, ओपेरिन एंड हेल्डेन थ्योरी। उससे पहले एक थ्योरी और है, नंबर 5, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। Theory of catastrophism. This theory was given by George Cuvier. George Cuvier. इस थ्योरी में क्या कहा गया? कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब प्रलय। इस थ्योरी में कहा गया कि हर युग में एक प्रलय आता है, उस प्रलय से एक एरिया की सारी जातियां खत्म हो जाती हैं, और सारी जातियों के खत्म होने के बाद उस एरिया में दूसरे एरिया से जातियां आती हैं और जीवन का विकास होता है। लेकिन यहां से कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा है। कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी हमें बस ये बताती है कि कुछ प्रलय आता है, वो भी इनका विचार है, हाइपोथेसिस है कैटास्ट्रोफिज्म, कि हर युग में प्रलय आता है जिससे सारी जातियां खत्म हो जाती है पर्टिकुलर एरिया की, और फिर दूसरे एरिया से वहां पर फिर से नई जातियां विकसित हो जाती हैं। अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर 6, दिस इज केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी और दिस इज ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी। ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, ये थ्योरी हमें बताएगी पहली लाइफ कैसे अपीयर हुई, क्योंकि पाशन ने ये तो बताया कि नई लाइफ पुरानी लाइफ से आती है, लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि पहली लाइफ कैसे अपीयर, इन्होंने कहा ये मुझे नहीं पता है कि पहला ऑर्गेनिज्म कैसे बना, लेकिन मुझे ये पता है कि नया ऑर्गेनिज्म पुराने से ही बनेगा। पहला कैसे बना वो ये थ्योरी बताएगी, केमिकल इवोल्यूशन। देखिए पहले तो कुछ पॉइंट जो याद करने, ओपेरिन की अगर बात की जाए तो ओपेरिन रहने वाले थे रसिया के, हेल्डेन इंग्लैंड। ये आपको याद करना, एनसीईआरटी लिख के दे रहा है कि ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने थ्योरी बताई। ओपेरिन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ऐसी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने लिखी। इस ओरिजिन ऑफ लाइफ बुक में इन्होंने बताया कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है। तो इस बात को मैं फ्लो डायग्राम से समझाता हूं। ओपेरिन हेल्डेन ने कहा कि सबसे पहले क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा, दीज आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहले फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जैसे अमीनो एसिड, सुगर, आरएनए, नाइट्रोजन बेस, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसके बाद जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर्स।
जो माइक्रोस्फीयर है इनसे फॉर्मेशन होता है क्वेसरवेट्स, और जो क्वेसरवेट है इनसे फॉर्मेशन होता है सेल का, और सेल से बनते हैं ऑर्गेनिज्म। ये कहानी हमने समझाई जिसको हमने शॉर्ट में लिखा है। कुछ बातें एनसीईआरटी से मैंने ली और कुछ एनसीईआरटी के बाहर की। ठीक समझिए थोड़ा सा इस बात को। केमिकल एवोल्यूशन का मतलब क्या है? इस थ्योरी में यह कहा गया कि लाइफ के एवोल्यूशन से पहले केमिकल एवोल्यूशन हो। मतलब सबसे पहले हमारी अर्थ पर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। दिस स्टेप इज कॉल्ड केमिकल एवोल्यूशन। और फिर जब ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने तब यहां से लाइफ की शुरुआत हुई। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आगे का जो डेवलपमेंट है दिस इज नेम्ड एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, अलग अलग तरह की जातियां डेवलप हुई। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ। पहले केमिकल का विकास हुआ और केमिकल के विकास के बाद ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ। और केमिकल एवोल्यूशन बहुत ही आसान सी बात है। केमिकल एवोल्यूशन का मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनना। जो केमिकल एवोल्यूशन ओपेरिन और हेल्डेन ने बताया बुक में लिख के, इस बात को मिलर और यूरे ने प्रूफ कर दिया। मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1953 में इन्होंने इस बात को प्रूफ कर दिया कि केमिकल एवोल्यूशन हुआ था। तो इस बात को समझने के लिए स्पेस चाहिए होगा, तो पहले इतनी बातें हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, अभी थ्योरी 6 में ही हम चलेंगे आगे। तो ये जो 6 थ्योरी हैं ये हमें बताते हैं कि किस तरह से लाइफ की ओरिजिन है। और सबसे जो एडवांस थ्योरी है दिस इज केमिकल थ्योरी और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, क्योंकि ये सबसे खास थ्योरी और इसको हम प्रूव भी करेंगे। आप कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ समझिए। जिस समय अर्थ पर लाइफ की ओरिजिन हुई उस समय आप यहाँ पे कंडीशन को याद करना है। कैसी कंडीशन थी अभी मुझे बताइए। हमारा जो एटमॉस्फेयर है कैसा है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? ऑक्सीडाइजिंग क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है। जब लाइफ की ओरिजिन हुई उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। क्यों? अभी आपने पढ़ा ना, ऑक्सीजन कंबाइंड विद मीथेन एंड अमोनिया टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, और जब ऑक्सीजन नहीं थी तो एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग। तो लाइफ की ओरिजिन के समय कंडीशन थी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, आज ऑक्सीडाइजिंग। और ये जरूरी है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। आप समझिए इस बात को, अगर किसी वजह से अगर आज हमारी धरती पर जीवन खत्म हो जाए तो क्या दोबारा लाइफ की ओरिजिन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ये केमिकल एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि केमिकल एवोल्यूशन के लिए कंडीशन रिड्यूसिंग चाहिए। तो मैं केमिकल एवोल्यूशन को प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है, केमिकल एवोल्यूशन कैसे प्रूफ किया गया और क्या कंडीशन चाहिए, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उस समय था। इसके अलावा हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। कितना? 800 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर था। और क्या थे? वोल्केनिक स्टॉर्म्स।
ऑर्गेनिक स्टॉर्म्स। ऑर्गेनिक का मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से आग और राख निकलती, उसे कहते हैं लावा। तो कह रहे ज्वालामुखी से जो लावा निकलता उसकी आंधी चलती थी, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर था हमारी अर्थ का। और आप मुझे ये बताइए कि केमिकल इवोल्यूशन के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? क्यों? एनाबॉलिक, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये देखिए सब सिंपल मॉलिक्यूल, इनसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एनाबॉलिक प्रोसेस है ये, और एनाबॉलिक प्रोसेस है तो एनर्जी चाहिए। तो जब केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा आज से करोड़ों साल पहले, तो एनर्जी कौन देता था? लाइटिंग एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स हुआ करता था लाइटिंग, लाइटिंग समझ ना, बिजली कड़कना, एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, क्योंकि ओजोन लेयर नहीं थी। ये एनर्जी सोर्स थे जब एक केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा। अच्छा, ये बात तो ओपेरिन ने अपनी बुक में बता दी। अब जैसी कंडीशन इन्होंने बताई वैसी ही कंडीशन लैब में क्रिएट कर दी गई मिलर एंड यूरे के द्वारा इन द ईयर 1953। वही साल जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल है, उसी साल मिलर, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, सब एनसीईआरटी ने लिखा है तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओपेरिन रसिया के, हाइल्डेन इंग्लैंड के, और मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट। मिलर एंड यूरे, वैसे एनसीईआरटी ने यूरे का नाम नहीं लिया लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। दो साइंटिस्ट, मिलर एंड यूरे। यूरे टीचर थे और मिलर इनके स्टूडेंट थे। ठीक, इन दोनों ने मिलके इस बात को साबित किया जो ओपेरिन हाइल्डेन ने केमिकल एवोल्यूशन की बात की, इसे इन्होंने साबित किया। कैसे? इन्होंने एपरेटस डेवलप किया जिसका नाम आपको याद करना है। दिस इज स्पार्क डिस्चार्ज एपरेचर्स। पहले तो नाम याद कर लीजिएगा, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेचर्स। इन्होंने एक एपरेचर्स बना इस तरीके का, और इस एपरेचर्स के अंदर इन्होंने कुछ गैसेज रखी, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड मीथेन। इस फ्लास्क के अंदर हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन का जो रेशियो लिया गया ये 2:1:2। मतलब अगर 5 लीटर का फ्लास्क है तो उसमें 2 लीटर हाइड्रोजन है, 2 लीटर मीथेन है और 1 लीटर अमोनिया है। इस रेशियो में लिया गया। वो पूछा गया क्वेश्चन कि किस रेशियो में इन गैसेस को लिया गया। ये रेशियो आपको याद करना है। अमोनिया के लिए याद रखिएगा 1, बाकी के लिए 2:2। अब इन्होंने इलेक्ट्रोड यूज किए, 2 इलेक्ट्रोड ऐसे, एक कैथोड और एक एनोड। आप जानते कि कभी अगर आप घर पे लाइट का काम करते हैं और अगर दोनों वायर है ना, अगर दोनों एक दूसरे से टच हो जाए तो क्या होता है? चिंगारी निकलती, स्पार्क करता है। और स्पार्क क्यों करवाए? क्योंकि एनर्जी सोर्स था लाइटिंग, इसलिए उन्होंने स्पार्क का यूज किया। तो इन्होंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए और जब इन इलेक्ट्रोड को आपस में टच कराए तो इससे स्पार्क हुआ, चिंगारी निकलती, और ये एनर्जी सोर्स है। क्योंकि ओपेरिन हाइल्डेन ने कहा था ना कि जो लाइटिंग है ये एनर्जी सोर्स होगी, तो इन्होंने भी स्पार्क करा के चिंगारी निकाली और उस एनर्जी का यूज करके ये जो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर थे इन्होंने आपस में रिएक्शन कर लिया। और रिएक्शन करने के बाद यहां से इनको क्या मिला? अमीनो एसिड। और यही तो इन्होंने बताया था। जैसा वो ओपेरिन और हाइल्डेन ने बताया था वैसा इन्होंने साबित कर दिया। इन्होंने इन्हीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन करा के और ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, अमीनो एसिड बना दिए।
तो मिलर और यूरे ने अमीनो एसिड को देखा, इनको अपने एक्सपेरिमेंट में इस एपरेचर्स के अंदर क्या मिली? अमीनो एसिड। कौन कौन सी? ग्लाइसिन, एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलानिन एंड एस्पार्टिक एसिड ये इन्हें मिली। इस एक्सपेरिमेंट को दूसरे साइंटिस्ट ने रिपीट किया। जब दूसरे साइंटिस्ट ने रिपीट किया तो कुछ को मिले न्यूक्लियोटाइड, कुछ को मिले नाइट्रोजन बेसेस, कुछ को शुगर मिली, कुछ को अलग अलग तरह के कंपाउंड मिले। तो जैसा इन्होंने बताया था ना कि शुगर, आरएनए, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? आरएनए। तो जैसा इन्होंने कहा था उसी तरह के कंपाउंड मिलने लगे साइंटिस्ट को। तो इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि केमिकल इवोल्यूशन की जो बात ओपेरिन और हेल्डेन ने कही वो सही है। एक सबूत और है इसका, मीटियोराइट। मीटियोराइट जिसे आप कहते हैं उल्का। अच्छा, होता कि जो मीटियोराइट होती हैं ये अलग अलग प्लेनेट के चारों तरफ घूमती रहती हैं। कभी कभी आप देखते हैं आकाश की तरफ आप देख रहे होते हैं और अचानक से एक लाइट नजर आती है कुछ सेकंड के लिए, है ना? और कुछ लोग कहते हैं कि ये आत्मा जा रही है। तो ये आत्मा नहीं है, ये उल्का है, ठीक है, जो अपना रास्ता भटक गई है। तो नॉर्मली अब गांव में तो हर चीज का एक रीजन बता दिया जाता है ना कि लाइट अचानक से दिखाई दी तो फिर ये आत्मा है। तो आत्मा कुछ नहीं है, ठीक है, ये मीटियोराइट है, आज से जान लेंगे आप। तो मीटियोराइट प्लेनेट के चारों तरफ घूमती रहती हैं और कभी कभी दिशा भटक जाती हैं, अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाती हैं और अपनी ऑर्बिट से निकलने के बाद किसी दूसरे प्लेनेट में एंटर कर जाती हैं उसके एटमॉस्फेयर में। तो अगर कोई मीटियोराइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाए तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से स्पीड इतनी तेज है कि इनमें आग लग जाती है। और आग लगने और स्पीड बहुत तेज है तो आपकी आंखों के सामने बहुत तेजी से निकलती हैं, तो एक चमक नजर आती है थोड़ी देर के लिए और फिर ये आगे निकल जाती हैं। अब अर्थ पर ही किसी ना किसी जगह पर जाके गिर जाती हैं। साइंटिस्ट ने जब इन मीटियोराइट को ऑब्जर्व किया तो इन मीटियोराइट के अंदर भी हमें इसी तरह के कंपाउंड मिले। मीटियोराइट के अंदर भी अमीनो एसिड, नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, इसी तरह के कंपाउंड मिले। इसका मतलब क्या है? कि मीटियोराइट जहां से भी आई है, जिस भी प्लेनेट से आई है, ये बहुत दूरी से आई है, लेकिन जहां से भी आई वहां पे शायद लाइफ की ओरिजिन शुरू हो रही है। वहां पर क्या चल रहा है? केमिकल इवोल्यूशन चल रहा है, जो हमारी धरती पर 450 करोड़ साल पहले हुआ वो उस प्लेनेट पे आज हो रहा है। यही इसका मतलब है। तो मीटियोराइट में उन्हीं तरह के कंपाउंड का पाया जाना जिस तरह के कंपाउंड स्पार्क डिस्चार्ज एपरेचर्स एक्सपेरिमेंट में मिलते हैं, यह साबित होता कि स्पेस में, यूनिवर्स में किसी जगह पर लाइफ के ओरिजिन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। मतलब अर्थ के अलावा कई ऐसे प्लेनेट हो सकते हैं जहां पर जीवन के शुरुआती स्टेप शुरू हो चुके हैं, मतलब केमिकल एवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी। तो एक ये छोटा सा एविडेंस है मीटियोराइट का। आप सभी लोग जानते हैं, एक सेंटेंस आप हमेशा याद करते थे, है ना, कि जल ही जीवन है। क्यों कहा जाता है ये बात? क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी का 70% हिस्सा वाटर, 70 to 90%। और आप शायद ये भी जानते हो कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। हमारी लाइफ की ओरिजिन कहां पर हुई? पानी में। इस बात के सबूत हमारे पास है कि हम पानी में ही पैदा हुई। कैसे? समुद्र का पानी देखिए आप, ओशन, समुद्र, है ना, इन सबका पानी खारा है। क्या उसमें? NaCl। और आपके ब्लड में NaCl। आपके ब्लड में NaCl का पाया जाना ये रिप्रेजेंट करता है
कि हमारी ओरिजिन कहाँ पर हुई? पानी के अंदर, समुद्र के पानी में। हम समुद्र में विकसित हुए। हमारे जो पूर्वज हैं वो पानी के अंदर ही डेवलप हुए। तो ये जो समुद्र का पानी है, इस पानी के लिए टर्म यूज किया जाता है हॉट डाइल्यूट सूप। अब एनसीईआरटी के बाहर हम चल रहे हैं थोड़ा सा। हॉट डाइल्यूट सूप, ये इसे कहते हैं प्रीबायोटिक सूप। हॉट डाइल्यूट सूप और प्रीबायोटिक सूप, ये टर्म यूज किया गया किसके लिए? फॉर द प्रिमिटिव सी वाटर, प्रिमिटिव सी वाटर के लिए। एंड दिस टर्म हॉट डाइल्यूट सूप वाज गिवन बाय हेल्टन। एग्जाम में पूछा गया, हॉट डाइल्यूट सूप वर्ड वाज गिवन बाय हेल्टन, किसके लिए? सी वाटर के लिए। तो अब पूरा सीक्वेंस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस बात को फिर से समझते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का केमिकल इवोल्यूशन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्जन हुआ, इस बात को वेरन हेल्डेन ने, मिलर और यूरे ने प्रूफ कर दिया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनसे माइक्रोस्फीयर बने। तो चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। अब इसके बाद माइक्रोस्फीयर, ये देखिए, these are microsphere। माइक्रोस्फीयर टर्म गिवन बाय सिडनी फॉक्स, साइंटिस्ट का नाम है सिडनी फॉक्स। इन्होंने वर्ड दिया माइक्रोस्फीयर। जो माइक्रोस्फीयर है, इनके ऊपर लिपिड मेम्ब्रेन, दिस इज लिपिड मेम्ब्रेन। अभी आप खुद बता पाएंगे 2 मिनट के बाद कि क्या है। फिर आगे माइक्रोस्फीयर से क्या बना? क्वेसरवेट। चलिए क्वेसरवेट देखिए, दिस इज माइक्रोस्फीयर, दिस इज माइक्रोस्फीयर, दिस इज माइक्रोस्फीयर। और अब इनका जो एग्रीगेशन है, पूरा ग्रुप है, दिस इज नेम्ड एज क्वेसरवेट। क्वेसरवेट एंड दिस इज आल्सो लिपिड मेम्ब्रेन। क्वेसरवेट को एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया गया ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स के द्वारा। ओपेरिन एंड सिडनी फॉक्स के द्वारा लैब में क्वेसरवेट बनाए गए। केमिकल इवोल्यूशन के बारे में मिलर एंड यूरे ने प्रूव किया, और क्वेसरवेट का फॉर्मेशन होता है, ये ओपेरिन और फॉक्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। अब आप मुझे बताइए कि क्वेसरवेट और माइक्रोस्फीयर क्या लग रहे हैं आपको? व्हाट इज क्वेसरवेट? दिस इज सेल एंड माइक्रोस्फीयर ऑर्गेनेल्स। भाई एक सेल है, सेल में आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन है, और ऑर्गेनेल के ऊपर सब सेलुलर मेम्ब्रेन, और सब किसकी बनी है? लिपिड की। तो बस साबित हो गया। मतलब जो माइक्रोस्फीयर है ये एक्चुअली ऑर्गेनेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो क्वेसरवेट हैं ये एक्चुअली सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा मुझे बताइए कि लाइफ की ओरिजिन के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी मॉलिक्यूल क्या है? लाइफ की ओरिजिन के लिए ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखे हैं, इनमें सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी आरएनए। आरएनए सबसे जरूरी। क्यों? जेनेटिक मटेरियल, पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही था। अगर लाइफ की ओरिजिन हो गई, लेकिन आपने कहा कि पुरानी लाइफ से नई लाइफ बनती है, तो एक ऑर्गेनिज्म से अगली जनरेशन में कैरेक्टर को ले जाने के लिए न्यूक्लिक एसिड चाहिए, और पहला न्यूक्लिक एसिड आरएनए था। तो लाइफ की ओरिजिन के लिए सबसे जरूरी है आरएनए। लेकिन लाइफ की ओरिजिन में सबसे पहले बना क्या? बना अमीनो एसिड। बना सबसे पहले अमीनो एसिड या प्रोटीन, और सबसे जरूरी है क्या? आरएनए या न्यूक्लिक एसिड कह लीजिए।
और ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जेनेटिक मटेरियल का काम केवल न्यूक्लिक एसिड ही कर सकता है, और न्यूक्लिक एसिड दो तरह के, डीएनए एंड आरएनए। तो जब लाइफ की ओरिजिन हुई उस समय न्यूक्लिक एसिड कौन था? आरएनए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। और लाइफ की ओरिजिन के समय आरएनए कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता था। आरएनए एक्ट एज राइबोजाइम, तो कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता था और न्यूक्लिक एसिड के रूप में भी काम करता था। तो ये कुछ बातें यहाँ पर मैंने की एनसीईआरटी की और एनसीईआरटी के बाहर की। जो भी पॉइंट हो सकते थे उन्हें सिंपल टर्म में मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से सेल का फॉर्मेशन हुआ। पहली, अब थोड़ा सा मैं पीछे लौट रहा हूं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी 3 बातें मैंने बताई, आप बोलेंगे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर एगो। अब बस वैल्यू आप बोलिएगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5, बस वैल्यू बोलिए 4.5। ओरिजिन ऑफ लाइफ 4। अब फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये अपीयर हुई 3 बिलियन ईयर एगो। और फर्स्ट सेलुलर फॉर्म of life appeared 2 billion year ago। 5 डेटा हो चुके हैं, कम से कम 20 डेटा मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। व्हाट इज नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ? वायरस। यस, दिस इज वायरस। और पहला जो वायरस बना होगा उसमें आरएनए और प्रोटीन रहा होगा, और यही 2 की बात मैं कर रहा हूं लगातार कि आरएनए और प्रोटीन सबसे पहले बने और इन दोनों ने मिलकर वायरस को बनाया। और वायरस पहली नॉन सेलुलर फॉर्म, और पहली सेलुलर फॉर्म पहली आर्की बैक्टीरिया। यस, पहली सेलुलर फॉर्म आर्की बैक्टीरिया। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ये आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, जो पहली सेल बनी होगी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट सेल जो पहली सेल बनी होगी हमारी अर्थ पर, अंदाजा लगाइए, एरोबिक होगी या एनारोबिक? एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं। तो फर्स्ट सेल एनारोबिक रही होगी, एनारोबिक। एंड ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक? कैसा? हेटेरोट्रॉफिक। दिस इज कीमो हेटेरोट्रॉफिक। क्योंकि ऑटोट्रॉफिक की शुरुआत हुई साइनोबैक्टीरिया से, और साइनोबैक्टीरिया पहली सेल नहीं थे। तो पहले जो ऑर्गेनिज्म थे, सबसे पहली सेल इस धरती की वो एनारोबिक रही होगी और कीमो हेटेरोट्रॉफिक। ये सब अंदाजा हम लगा रहे हैं केवल। अब पहली सेल जिसने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया, दिस वाज साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। जब साइनोबैक्टीरिया इस धरती पर आए, इन्होंने ऑक्सीजन को इवॉल्व किया, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? ऑक्सीडाइजिंग। अभी तक कैसा था? रिड्यूसिंग। साइनोबैक्टीरिया से पहले तक पूरी अर्थ रिड्यूसिंग थी, अब ऑक्सीडाइजिंग हो गई। और इसीलिए मैंने कहा अब अगर लाइफ खत्म हो गई धरती से तो दोबारा पैदा नहीं होगी, क्योंकि अब कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग। और केमिकल एवोल्यूशन के लिए चाहिए रिड्यूसिंग कंडीशन। तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से ऑक्सीजन इवॉल्व हुई और अब धीरे धीरे एरोबिक ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ, और एरोबिक ऑर्गेनिज्म में लास्ट में ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ।
साइनोबैक्टीरिया का जो सबसे प्रिमिटिव फॉसिल हमारे पास है, इसका नाम याद करना है। दिस इज द आर्कीस्फेरॉइड्स। आर्कीस्फेरॉइड, इसका जो फॉसिल है 2.9 बिलियन ईयर एगो, इतना पुराना है। तो ये वैल्यू आपको याद करनी है। कुछ एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट है जो आपको मैं बता रहा हूं। एक बात मैंने और बताई कि हमारी लाइफ की ओरिजिन पानी के अंदर हुई। इस बात का सबूत इस बात से भी मिलता है कि हमारे ब्लड में NaCl है और समुद्र का पानी भी खारा है। इससे बात साबित होती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर इन प्री कैम्ब्रियन ईरा। प्री कैम्ब्रियन ईरा, ईरा क्या है? युग। तो हमारी अर्थ की ओरिजिन से लेके आज तक के समय को कितने ईरा में डिवाइड किया गया? 6। ठीक है, 6 ईरा है। और इस समय जिस ईरा में हम है ये है, दिस इज, हाँ बोलिए, दिस इज सीनोजोइक। इस समय जिस ईरा में हम है ये है सीनोजोइक ईरा। जिस ईरा में, शांत रहो, जिस ईरा में, जब नहीं पता तो शांत बैठोगे, जिस ईरा में लाइफ की ओरिजिन हुई वो था प्री कैम्ब्रियन ईरा। जिस ईरा में लाइफ नहीं थी वो थी एजोइक ईरा। और जो आज का ईरा है दिस इज सीनोजोइक, जिसमें हम हैं। द प्रेजेंट ईरा इज द सीनोजोइक। ईरा के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए बायोग्राफी आपको अगला मिलेगा। उसमें सारे ईरा और इनके जो अलग अलग पीरियड्स हैं वो आपको दिए जाएंगे। कुछ पीरियड के नाम आप जानते हैं, जैसे जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड इज ए पार्ट ऑफ मीसोजोइक ईरा। मीसोजोइक ईरा में जुरासिक पीरियड है जिसमें डायनासोर थे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले ये खत्म हो गए। 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पाए जाते थे। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो खत्म हो चुके हैं। 65 माया 6.5 करोड़ साल। तो ये पूरी डिटेल है कि किस तरह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड से माइक्रोस्फीयर बने, माइक्रोस्फीयर से क्वेसरवेट बने, क्वेसरवेट से सेल और सेल से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ स्टेप बाय स्टेप। और इन सारे प्रोसेस में करोड़ों साल लग गए। आप सोचिए, अर्थ की ओरिजिन 4.5 अरब साल पहले हो गई और पहली सेलुलर फॉर्म 2 अरब साल पहले बनी। मतलब इन दोनों के बीच कितना समय लग गया? 2.5 अरब साल, 250 करोड़ साल। तो जो बातें आप 10-20 मिनट में सीख ले रहे हैं, इन्हें होने में एक्चुअली करोड़ों साल का समय लगा। तो 5 डेटा भी मेरे पास है। 24.5432 2 फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, 3 फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, 4 ओरिजिन ऑफ लाइफ, 4.5 ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड 20 ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि इवोल्यूशन कॉन्टिन्यूअस है? तो इसके सबूत हमारे पास हैं। तो टॉपिक आपको जो यहाँ पर है, दिस इज एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो हम आपको इवोल्यूशन के सबूत देने वाले हैं, करीब 10-12 तरह के। पहला जो एविडेंस है दिस इज पैलियोंटोलॉजिकल। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या देखते हैं इसको? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है एविडेंस फ्रॉम द फॉसिल्स। फॉसिल से जो एविडेंस मिलते हैं उन्हें पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस कहा जाता है। एविडेंसेस फ्रॉम फॉसिल्स। अब ये फॉसिल क्या है?
फॉसिल उन एनिमल की बॉडी का कोई हिस्सा है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो खत्म हो चुके हैं, जैसे डायनासोर्स। डायनासोर हमारे अर्थ से विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अगर हमें किसी चट्टान के अंदर खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान डायनासोर की बॉडी का कोई भी पार्ट मिल जाता, टीथ मिल जाता है, कोई बोन मिल जाती, तो उसे क्या कहेंगे? फॉसिल। और जनरली हार्ड पार्ट ही बचे रह जाते हैं। भाई किसी एनिमल की डेथ हुई तो उसकी बॉडी पे जो स्किन है, मीट है, ऑर्गन, वो सब तो बैक्टीरिया खत्म कर देंगे, बोन बची रह जाती है। और अगर बोन किसी चट्टान के अंदर दब गई तो ये फॉसिल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो फॉसिल क्या है? फॉसिल्स आर remained hard parts of body of extinct organism। ये कंडीशन जरूरी, एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुके हैं, उनकी बॉडी का अगर कोई पार्ट हमें कहीं पर पानी के अंदर, बर्फ के अंदर, मिट्टी के अंदर, चट्टान के अंदर दबा हुआ मिल जाए तो उस पार्ट को क्या कहोगे? फॉसिल। सबसे ज्यादा फॉसिल हमें मिलते हैं सेडिमेंटरी रॉक के अंदर। रॉक के टाइप होते हैं, पढ़ा है कभी रॉक के बारे में? मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, इग्नियस रॉक, कुछ नाम पढ़े हैं? कुछ लोगों को कोई आइडिया नहीं इस बारे में। चलिए, तो एक रॉक में पढ़ा दे रहा हूं मैं, रॉक की डिटेल तो नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं पढ़ाता हूं सेडिमेंटरी रॉक। सेडिमेंटरी रॉक में क्या होता है कि यहां पर जैसे ये अभी सरफेस है, ठीक, अर्थ की सरफेस है, यहां पर कुछ मटेरियल का डिपोजिशन हुआ इस तरीके से और रॉक बननी शुरू हो गई। एक लेयर बनी, इसके बाद यहां पर दूसरी लेयर का फॉर्मेशन हो गया। अच्छा, मान लीजिए दूसरी लेयर बनी और इस दूसरी लेयर के ऊपर एक एनिमल की डेथ हो गई, और एनिमल की डेथ होने के बाद इसकी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट थे वो तो खत्म हो गए, हार्ड पार्ट बचे रह गए, बोन बची रह गई, और इसी समय यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, अगली लेयर बन गई इस तरीके से, ठीक है? फिर एक एनिमल की डेथ हो गई यहाँ पर, और फिर मटेरियल यहाँ पर डिपॉजिट होते गए इस तरीके से। तो ये जो रॉक आपको दिखाई गई, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। अब सेडिमेंट्री रॉक में ये जो अलग अलग लेयर आपको मैंने दिखाई, दीज आर नेम्ड एज स्ट्रेटा। इसे आप क्या कहोगे? अपर स्ट्रेटा, और ये क्या हो जाएगा? लोअर। सबसे नीचे वाला स्ट्रेटा हो जाएगा लोअर स्ट्रेटा। अच्छा, अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, ये स्ट्रेटा 1 और स्ट्रेटा 2। मैं आपसे पूछूं कि इनमें कौन सा स्ट्रेटा यंगर है? दिस इज S1। यंगर का मतलब ये नया है, और ओल्डर कौन सा है? S2। कैसे पता चला? जो नीचे है उतना ज्यादा पुराना होगा। तो आपने कहा भाई ये वाला यंगर है ऊपर वाला, और ये वाला ओल्डर है। अच्छा, फिर मैंने कहा भाई ये दो फॉसिल हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो इन दोनों फॉसिल में से किसकी एज ज्यादा होगी? सीधी सी बात, बी की एज ज्यादा होगी, क्योंकि बी पुराने स्ट्रेटा में है ना, जिसकी एज ज्यादा है। तो फॉसिल की एज को हम डिटरमाइन करते हैं, और फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए हम रॉक की एज को डिटरमाइन करेंगे। हम फॉसिल की एज नहीं निकालेंगे, हम इस रॉक की एज को डिटरमाइन कर लेंगे। जब खुदाई की जाती खदानों की, तब इस तरह के फॉसिल मिलते हैं, तो फॉसिल को निकाल लिया जाता है और उस जगह की चट्टान की कुछ नमूने सैंपल ले लिए जाते हैं, और उस चट्टान की एज को डिटरमाइन करते हैं। चट्टान के अंदर क्या है? पोटेशियम, आर्गन, यूरेनियम, लेड, ये सारी चीजें चट्टान के अंदर है।
और इनसे हम एज को कैसे डिटरमाइन करते हैं? कई तरीके हैं, जैसे यूरेनियम लेड मेथड। यूरेनियम और लेड की मात्रा के आधार पे हम इन चट्टानों की उम्र पता लगा सकते हैं, और जो चट्टान की उम्र होगी वही फॉसिल की उम्र हो जाएगी। तो फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए कई तरह की, यूरेनियम लेड मेथड केमिस्ट्री में आपको डिटेल में रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जाएगा। पोटेशियम ऑर्गन मेथड, मैं नाम बता दूं तो पढ़ाया जाएगा, ये तो सभी ने सुना होगा। रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग, कार्बन 14 होता है ना, 5600 साल इसकी हाफ लाइफ। एंड मोस्ट एक्यूरेट, सबसे सटीक है ESR। ESR इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड ये सबसे सटीक तरीका है, मोस्ट एक्यूरेट। दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। अब अगर बात की जाए लखनऊ की, तो यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी है, दिस इज बीरबल साहनी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहां पर सिचुएटेड है? लखनऊ में, नियर द लखनऊ यूनिवर्सिटी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बगल में है बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, एंड बीरबल साहनी इज नेम्ड एज फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी एंड फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। पता है किसी को? किसी को नहीं पता? जॉर्ज क्यूवियर इज फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, यहां पे चलते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है, और एक आपको फॉसिल का नाम याद करना है, ऊली मैमथ। ऊली मैमथ इज ए एलिफेंट लाइक मैमल, और ये हमें मिला है फ्रॉम द आइस ऑफ साइबेरिया। साइबेरिया की बर्फ के अंदर दबा हुआ ये मैमथ हमें मिला है, और एकदम फ्रोजन फॉर्म में, जैसा था वैसा है, क्योंकि बर्फ में 25,000 साल तक दबा रहने के बावजूद इसकी बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज नहीं हुआ। तो ऊली मैमथ का 25,000 साल पुराना फॉसिल मिला है, और इससे बात साबित होती कि 25,000 साल पहले ऊली मैमथ इस अर्थ पर रहा करते थे, लेकिन अब खत्म हो चुके हैं। तो इवोल्यूशन का सबसे जो सॉलिड और सबसे जो डायरेक्ट एविडेंस है वो फॉसिल से मिलता है। पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस इज मोस्ट एविडेंट एंड सॉलिड प्रूफ, क्योंकि इसे कोई नहीं नकार सकता। अब ऊली मैमथ का फॉसिल हमारे पास है, इससे ये बात साबित होती कि कभी ना कभी तो ये था। डायनासोर के फॉसिल हमारे पास है, और इससे हम ये कह सकते हैं कि डायनासोर कभी ना कभी तो इस अर्थ पर रहा करते थे। आज से 65 करोड़ साल पहले डायनासोर इस धरती पर थे। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये खत्म हो गए, इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एविडेंस है इवोल्यूशन का, दिस इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी फॉसिल से मिलने वाला, जीवाश्म से मिलने वाला सबूत। होमोलॉगस ऑर्गन्स, और एक तरफ मैं लिखता हूं एनालॉगस। बहुत आसान सी दो बातें। होमोलॉगस ऑर्गन, ऐसे दो ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम, ओरिजिन सेम एंड फंक्शन सेम या डिफरेंट, दोनों हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, फंक्शन में बी सेम और डिफरेंट।
फंक्शन सेम हो भी सकता है और नहीं भी। अब एग्जाम्पल दिखाता हूं। एनालॉगस में ओरिजिन डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट एंड फंक्शन सेम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप ऐसे करिए ना कि अगर ओरिजिन सेम है तो होमोलॉगस और ओरिजिन डिफरेंट है तो एनालॉगस, इतना ध्यान रखिए। अब मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। नीट 2018 में भी क्वेश्चन आया था यहाँ से, तो एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। एग्जाम्पल को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे छोटा सा केस में लेता हूँ, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, बताइए होमोलॉगस एनालॉगस? दीज आर एनालॉगस। आप देखिए ओरिजिन पोटैटो इज स्टेम मॉडिफिकेशन, स्वीट पोटैटो इज रूट मॉडिफिकेशन। तो ओरिजिन डिफरेंट, क्या हो गया? एनालॉगस। और फंक्शन सेम है, क्या? स्टोरेज। पोटैटो और स्वीट पोटैटो की ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, दीज आर एनालॉगस। खत्म। दूसरा केस देखिए। और इतनी बात अगर आप समझ गए ना तो कोई भी क्वेश्चन दुनिया का आप कर लीजिए, सब हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, टेंड्रिल्स ऑफ पी, अब रट के हैं, चलिए चेंज कर दे रहे। स्पाइन्स ऑफ कैक्टी, बताइए दीज आर होमोलॉगस। टेंड्रिल ऑफ पी किसका मॉडिफिकेशन? लीफ का, लीफ का। स्पाइन ऑफ कैक्टस, लीफ का। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट। टेंड्रिल सपोर्ट, स्पाइन प्रोटेक्शन, दीज आर होमोलॉगस। ओरिजिन सेम या ओरिजिन डिफरेंट, एक स्टेम और एक रूट। चलिए अगला क्वेश्चन। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट, टेंड्रिल्स ऑफ पी, these are एनालॉगस। कैसे? टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिट स्टेम और टेंड्रिल ऑफ पी लीफ। ओरिजिन डिफरेंट, these are एनालॉगस, फंक्शन सेम, सपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंड्रिल ऑफ गॉड्स, टेंड्रिल ऑफ गॉड, थॉर्न ऑफ सिट्रस, these are होमोलॉगस। होमोलॉगस क्यों? क्योंकि टेंड्रिल स्टेम एक्सिलरी बड और थॉर्न भी एक्सिलरी बड, दोनों एक्सिलरी बड या स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ओरिजिन सेम, these are होमोलॉगस। 4 केस तो यही हो गए। चलिए और देखते हैं। एक केस लेते हैं यहां पर, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। चलिए बताइए, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, दीज आर एनालॉगस। देखिए ऑक्टोपस एक इनवर्टिब्रेट है और मैमल वर्टिब्रेट है। दोनों में आई की जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम, क्या? विजन, विजन एक ही काम है, दीज आर एनालॉगस। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 लिम्ब बोन पैटर्न, 4 लिम्ब बोन पैटर्न इन व्हेल, बैट, चीता एंड मैन। पहले 4 लिम्ब बोन का पैटर्न बताइए क्या होगा? क्या पैटर्न है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, दिस इज पैटर्न।
और इन चारों को देखिए, वेल, बैट, चीता, मैन, चारों क्या है? मैमल्स। चारों में पैटर्न सेम है, सेम ओरिजिन, होमोलॉगस, और फंक्शन डिफरेंट। वेल में 4 लिम्ब, स्विमिंग, बैट में फ्लाइंग, चीता में रनिंग, और मैन में ग्रेस्पिंग, चीजों को पकड़ने के लिए। तो 4 लिम्ब का जो बोन का पैटर्न है सारे मैमल में एक जैसा है, सेम ओरिजिन, लेकिन काम अलग अलग है 4 लिम्ब का, इसलिए होमोलॉगस। अच्छा, फिर देखिए अगला क्वेश्चन, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई, करेक्ट। चिड़िया के और तितली के पंख एनालॉगस। तितली इनवर्टिब्रेट, बर्ड वर्टिब्रेट। दोनों के जो विंग हैं उड़ने का काम करते हैं, फंक्शन सेम लेकिन ओरिजिन डिफरेंट, दीज आर एनालॉगस। फिर देखिए फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, बताइए, दीज आर एनालॉगस। फ्लिपर्स, ये जो फ्लिपर्स होते हैं ये तैरने में सहायक होते हैं, ठीक है। पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, दोनों के फ्लिपर तैरने में सहायक, सेम फंक्शन, लेकिन दोनों की ओरिजिन अलग होती, दीज आर एनालॉगस, ठीक है। फिर देखिए जैसे लिवर एंड क्लोरेगोगेन सेल, क्लोरेगोगेन सेल कहाँ होती है? अर्थवर्म में, ठीक है, अर्थवर्म में पाई जाती है। लिवर वर्टिब्रेट्स में होता है, ठीक है। कैसे ऑर्गन है? दीज आर एनालॉगस। दोनों का फंक्शन सेम। लिवर एक्सक्रीशन का काम करता है, पढ़ चुके हैं आप। क्लोरेगोगेन सेल एक्सक्रीशन का काम करती है, फंक्शन सेम लेकिन ओरिजिन डिफरेंट, इसलिए एनालॉगस। ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, एनालॉगस। फिर देखिए वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन। वर्टिब्रेट में हार्ट अगर आप देखें तो वर्टिब्रेट में फिशेज में आपने पढ़ा 2 चैम्बर, एम्फीबियन रेप्टाइल में 3 चैम्बर, बर्ड मैमल में 4 चैम्बर। तो ये वर्टिब्रेट का जो हार्ट और ब्रेन है कैसे ऑर्गन है? These are homologous, सेम ओरिजिन। कोई भी वर्टिब्रेट हो, हार्ट हमेशा मेसोडर्मल और ब्रेन एक्टोडर्मल, और फंक्शन भी सेम, हार्ट का काम पंपिंग ऑफ ब्लड, और ब्रेन तो जानते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। यानी वर्टिब्रेट के जो हार्ट और ब्रेन है ये होमोलॉगस ऑर्गन, सेम ओरिजिन है, सेम फंक्शन। तो इसलिए कहा था कि होमोलॉगस में फंक्शन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिए हैं, 8-10 क्वेश्चन, और 1-2 और बढ़ा के आपको बुक में दिए गए हैं। तो ज्यादातर चीजें तो ऐसी हैं जो आप देख के सॉल्व कर लोगे, कुछ जगह पे आपको चीजें याद भी करनी पड़ेंगी। फ्लिपर वाला पॉइंट है, लीवर एंड क्लोरोगेगोन सेल है, माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको नहीं है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो आप आसानी से कर सकते क्योंकि इनकी ओरिजिन आपको पता है, चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं। रिंडल वाले क्वेश्चन इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। अब एक बात और, होमोलॉगस ऑर्गन में ओरिजिन सेम होती, जैसे आप बोन की बात करें, 4 लिम्ब के बोन पैटर्न को, वेल, बैट, चीता, मैन, इन सबके 4 लिम्ब में ह्यूमरस, रेडियस, सल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस पाई जाती हैं। सेम ओरिजिन है लेकिन अलग अलग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए ये स्ट्रक्चर अलग अलग काम करने के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं। मतलब सेम ओरिजिन है लेकिन काम अलग अलग है, दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉगस ऑर्गन शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। चिड़िया के पंख और तितली के पंख दोनों उड़ने का काम करते हैं, दोनों की ओरिजिन अलग है
लेकिन काम एक होने की वजह से सिमिलैरिटी आ गई। दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो एनालॉगस ऑर्गन शोज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये दो बातें और ध्यान रखनी है कि होमोलॉगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और कम से कम जितने केस आपके सामने लिखे हैं ये तो सबको आने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के इसमें से ज्यादातर, और कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी केस हैं जो यहाँ भी लिखे हैं और बुक में भी आपको मैं लिख के दे रहा हूँ।